ईरान, अमेरिका और इजराइल। आखिर इन सब की लड़ाई है किस बात पे? दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज होने के बावजूद भी क्यों अमेरिका और इजराइल सिर्फ ईरान ही के पीछे हैं? इस बात को समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, ऑल द वे टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर। We shall never surrender! वर्ल्ड वॉर 2 में हर कंट्री के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो वो ब्रिटिश एम्पायर का साथ दे या तो फिर हिटलर के साथ मिल जाए। बहुत सारी कंट्रीज ने ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया, लेकिन ईरान ने जाकर हिटलर से हाथ मिलाया। उसके बाद ईरान और जर्मनी के ताल्लुकात बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन ये बात ब्रिटिश एम्पायर को बिल्कुल पसंद नहीं आई और ब्रिटिश एम्पायर ने ईरान पर बमबारी का फैसला किया। और चंद ही दिनों बाद ईरान का बादशाह घुटनों पे आ गया और अपनी सल्तनत की भीख मांगने लगा। ब्रिटिश एम्पायर ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारी सल्तनत देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें खुद तख्त से रिजाइन करके अपने बेटे रजा शाह को तख्त पर बिठाना होगा। रजा शाह जो ब्रिटिश एम्पायर का एक वफादार जानवर था और ब्रिटिश एम्पायर के कल्चर से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। उसने तख्त पर बैठते ही हिजाब का खात्मा करवा दिया, इस्लामिक स्कॉलर्स को गिरफ्तार करने लगा और मसाजिद और इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स को बंद करवाने लगा और इनकी बजाय म्यूजिक, पार्टीज और शराब को आम करने लगा। यहाँ तक कि एक ऐसा टाइम आया जब ईरान में इतनी ज्यादा अमाउंट में शराब बनने लगी कि वो शराब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करवाने लगा और उसका ख्याल था कि वो जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। उसने एक दिन सऊदी अरब के शाह फैसल को कहा कि तुम ये किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो, थोड़ा एडवांस बनो, थोड़ा लिबरल कल्चर में आओ। लेकिन सऊदी अरब के शाह फैसल ने इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पे फनी बात यह है कि आज सऊदी अरब ईरान को कहता है कि थोड़ी एडवांस जिंदगी गुजारो और ईरान इस बात से मना कर देता है। ईरान के इस बादशाह ने ईरान के लोगों को इस्लाम से दूर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ईरान के सारे इस्लामिक स्कॉलर्स इस बादशाह के खिलाफ हो गए और उन स्कॉलर्स में एक बड़ा नाम आयतुल्लाह खुमानी था। आयतुल्लाह खुमानी ने अपने लेक्चर्स में लोगों को इसके बारे में बताना स्टार्ट किया, लेकिन इसने साजिश लड़ा के उन्हें ईरान से निकाल दिया और वो ईरान से निकल के इराक जा बसे। इराक में एक छोटा बच्चा उनके ऊपर नजर रखने लगा जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। लेकिन इमाम खुमानी कैसेट्स में अपने पैगाम रिकॉर्ड करके इराक से ईरान स्मगल करता था और लोग इसके पैगामात को सुन के उसे लीडर मानना स्टार्ट कर दिया और बादशाह के बिल्कुल खिलाफ हो गए। लेकिन बादशाह का ख्याल था कि मेरे पीछे इतनी सुपर पावर्स हैं तो ये मुझे किस तरह मिटाएंगे। उस बादशाह की सबसे बड़ी गलती थी द फ्लेम ऑफ पर्शिया, यानी कि पर्शियन अंपायर को जिंदा करना, जो आज से बहुत साल पहले हजरत उमर के दौर में मुसलमानों ने तबाह कर दी थी। और आहिस्ता आहिस्ता इमाम खुमानी का रौब दबदबा बढ़ने लगा। ये सुनकर बादशाह ब्रिटिश एम्पायर और अमेरिका के पास गया भीख मांगने के लिए कि मेरी हेल्प करो, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर और बहुत सारी कंट्रीज ने फ्रांस में बैठकर डिसाइड किया कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद उसने हमेशा हमेशा के लिए ईरान को छोड़ दिया। इमाम खुमानी इसके बाद वापस ईरान आए और 70 लाख लोगों ने इमाम खुमानी का इस्तकबाल किया। लेकिन इसके बाद सद्दाम हुसैन ने अमेरिकन गवर्नमेंट के कहने पर हमला स्टार्ट कर दिया और 8 साल तक ये जंग जारी रही। सद्दाम हुसैन के पास पूरी दुनिया की ताकत होने के बावजूद भी वो इमाम को उनके तख्त से नहीं हटा सका और 8 साल बाद जंग खत्म होते ही इमाम खुमानी की डेथ हो गई, जिनका जनाजा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा जाता है, यानी कि किसी लीडर की तरफ से बुलाई जाने वाली सबसे बड़ी अमाउंट। जिसके बाद ईरान के मिनिस्टर्स ने मिलकर अपना एक नया लीडर चूज किया, आयतुल्लाह का स्टूडेंट आयतुल्लाह अली खान खैमनाई। इराक से जंग के बाद अब उन्हें एक बात समझ आ गई कि अमेरिका और इजराइल कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने एटम बम बनाने का इरादा किया। लेकिन एटम बम बनाना आसान बात नहीं थी, ये आम टेक्नोलॉजी नहीं है और कोई भी ईरान को इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता था। अब ईरान एक मिरेकल का वेट कर रहा था कि दुनिया का कोई भी मुल्क उसको एटमी ताकत बनाने में उनकी हेल्प करे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उनके करीब एक मुल्क, दुनिया का पहला इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान ने अपना पहला एटम बम बनाया। Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. पाकिस्तान का एटम बम बनाने के बाद अब्दुल कदीर खान बहुत ही सीक्रेटली ईरान को सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी भेजने लगा। एटम बम बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आसान अल्फाज में बिल्कुल एक वॉशिंग मशीन की तरह घूमता रहता है, लेकिन इसमें
कपड़ों की जगह यूरेनियम घूमता है। इस बात का इल्म अमेरिका को हुआ, लेकिन अमेरिका के सामने उन्होंने कहा कि हम लोग एटम बम नहीं बना रहे। अब अमेरिका ने अपनी टीम ईरान में भेजी ये चेक करने के लिए कि ये लोग वाकई एटम बम बना रहे हैं कि नहीं। तो उन्होंने देखा ये जो नक्शा बना रहे हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान से मिलता जुलता है। फिर उन्होंने पाकिस्तान पर दबाव डालना स्टार्ट किया और अब्दुल कदीर खान ने हुड टीवी पर आकर अपना जुर्म कबूल किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका को खुश करने के लिए अब्दुल कदीर खान को उन्हीं के घर में कैद कर दिया। और उसके बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन होगी। इवन दो उनके पास तेल के बड़े बड़े ज़खायर होने के बावजूद भी कोई भी मुल्क उनसे तेल खरीदने में इंटरेस्टिंग नहीं था। तो उनका हमसाया मुल्क पाकिस्तान भी उन्हें छोड़ के दूर से जाके तेल लेने जाता था। ये बिल्कुल उसी तरह बात होगी कि जाबर चौधरी के जुल्म की वजह से पास वाली दुकान की बजाय दूर जाना पड़ता है और महंगी चीजें खरीदनी पड़ती हैं। लेकिन सिर्फ 3 बड़ी कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ डील करती हैं, रशिया, इंडिया और चाइना। इसके बाद अमेरिका की इकोनॉमी इतनी डाउन होगी कि उन्होंने अमेरिका के साथ बात करने का फैसला किया और अमेरिका ने उनके सामने एक शर्त रखी कि न्यूक्लियर डील हिस्टोरिक अंडरस्टैंडिंग विद ईरान, हम सारे सैंक्शंस हटा देंगे लेकिन तुम्हें अपना एटम बम बनाना रोकना होगा। और उन्होंने इस बात पर मुतवक्का कर ली और उसके बाद बहुत ही तेजी से ईरान के स्टॉक्स बढ़ने लगे। लेकिन ये बात एक बंदे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसका नाम था ट्रम्प। I have really nothing better to do. सारे सैंक्शन दोबारा आयद कर दिए। will withdraw from the Iran nuclear deal. बस यही वजह है कि अब तक इजराइल और अमेरिका क्यों ईरान के पीछे हैं और उसके बाद से ईरान की इकोनॉमी कभी भी उठ नहीं पाई। और यही वजह है इस सारे मामले के पीछे कि इजराइल क्यों इसे ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। फॉलो फॉर मोर। अल्लाह हाफिज।